हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 6 में आपको अमेरिका के संविधान के बारे में, उसकी व्यवस्थापिका के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो इसके पहले एक वीडियो मैंने बना दी है जिसमें मैंने आपको अमेरिका के संविधान की पूरी पृष्ठभूमि और उसकी पूरी विशेषता समझा दिया है नोट्स के साथ। आज का यह वीडियो यूनिट नंबर 6 का पार्ट 2 है जिसमें हम अमेरिका की व्यवस्थापिका के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपका हर एक सब्जेक्ट का क्लास कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आपको बीए के 3 सालों तक यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए मिलेगा और एग्ज़ाम की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी, मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आइए अब अमेरिका की व्यवस्थापिका के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे देखिए, जैसे हमारे भारत में संसद होता है तो वहाँ पर अमेरिका में उसको कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के 3 अंग होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है सीनेट और तीसरा है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो आप देखिए, कांग्रेस के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं और 2 सदन हैं। और 2 सदन कौन कौन से हैं? पहला सदन है सीनेट और दूसरा सदन है प्रतिनिधि सभा। इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे हमारे भारत में संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो वैसे ही ठीक अमेरिका में भी है, कांग्रेस के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, सीनेट, प्रतिनिधि सभा। तो आज की इस वीडियो में हम सीनेट और प्रतिनिधि सभा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके यूनिट नंबर 6 का पार्ट 3 होगा। तो सीनेट जो होता है वो अमेरिका का उच्च सदन होता है, कांग्रेस का उच्च सदन होता है और द्वितीय सदन भी ये होता है। और जो सीनेट होता है वो अमेरिका राजनीति का प्रमुख केंद्र भी होता है, याद रखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम सीनेट की संरचना के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और फिर इसको पढ़ने के बाद इसी वीडियो में हम प्रतिनिधि सभा के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सीनेट जो होता है उसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 100 होती है और अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं, यानी कि 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से जो प्रतिनिधि आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं। अच्छा, जैसे हमारे भारत में आप देखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर आते हैं, जितना बड़ा स्टेट होगा तो वहाँ से प्रतिनिधि ज़्यादा आएंगे, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। 50 राज्य है तो हर राज्य से 2 आएंगे, फिर चाहे वो बड़ा राज्य हो या छोटा, मतलब जनसंख्या के आधार पर इसमें नहीं होता है। तो इसलिए 50 राज्यों से 2-2 व्यक्ति अगर आता है प्रतिनिधि के रूप में तो टोटल जो सदस्य हो जाते हैं वो 100 हो जाते हैं इसके। सीनेट का जो निर्वाचन होता है वो इलेक्शन के माध्यम से होता है। अमेरिका के संविधान का जो 17वां संशोधन कराया गया उसके अनुसार सीनेटरों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा होता है, मतलब इलेक्शन के द्वारा इनको चुना जाता है सीनेट के सदस्यों को। अब बात करते हैं सीनेट के कार्यकाल की। तो जितने भी लोग सीनेट के सदस्य बनते हैं तो उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। देखिए, जो सीनेट होता है वो वहाँ का अस्थाई सदन होता है और इस सदन के 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी रिटायर होते रहते हैं। तो उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल हमारे भारत के राज्यसभा के जैसे सीनेट का कार्यकाल होता है, क्योंकि हमारे भारत में भी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी 6 वर्षों का ही होता है। अब बात करते हैं कि सीनेट का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तभी वो सीनेट का सदस्य बन सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। तो कम से कम उस व्यक्ति की जो आयु हो, एज हो, वो 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष से ऊपर का हो और वो संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए, मतलब 9 वर्षों तक वो अमेरिका में रहा हो, उसका नागरिक होना चाहिए। अगली भी योग्यता है कि वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो, मतलब जिस राज्य के लिए वो चुनाव लड़ रहा है तो उस राज्य का ही वो निवासी होना चाहिए। तो ये सब उसकी योग्यताएं हैं। अब बात करते हैं कि सीनेट के सदस्यों की जो सैलरी होती है, वेतन जो होता है या जो भत्ते होते हैं जो उनको दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, कितने होते हैं और कौन कौन से विशेष अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। तो सीनेट के सदस्यों के वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार वही हैं जो कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के होते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो दूसरा सदन है वो प्रतिनिधि सभा है। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए जो अधिकार हैं, जो सैलरी है, जो भत्ता है, सेम वैसा ही सीनेट के सदस्यों का भी होता है।
सीनेट के सदस्यों को $1,24,000 वार्षिक वेतन मिलता है और इसके अतिरिक्त तो उन्हें बहुत कुछ भत्ते भी मिलते हैं। देखिए, जो सीनेट के सदस्य होते हैं उनको भाषण देने की भी पूरी फ्रीडम होती है, मतलब सीनेट में दिए गए भाषण के कारण उनके विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो ये सब कुछ उनके विशेषाधिकार हैं। वेतन और भत्ते के बारे में हमने देखा। आइए अब देखते हैं सीनेट के अधिवेशन के बारे में। तो देखिए, अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का जो अधिवेशन है वो 3 जनवरी को दोपहर को प्रतिनिधि सदन के साथ आरंभ होता है। मतलब प्रतिनिधि सदन के साथ ही इसका अधिवेशन 3 जनवरी को दोपहर से शुरू होता है और दोनों सदनों का जो अधिवेशन होता है उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वे अधिवेशन के स्थगित या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास न करें। मतलब जब तक वो प्रस्ताव नहीं पास करेंगे कि अब अधिवेशन को समाप्त कर दिया जाए या रोक दिया जाए, तब तक वो अधिवेशन चलता रहता है। यदि दोनों सदनों में स्थगन की तिथि के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। मतलब 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, तो अब वो लोग अब डेट फिक्स कर रहे हैं कि हाँ अब अधिवेशन को रोक देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए यहाँ से। तो अगर डेट को लेके मतभेद हो जाए, मतलब वो कोई और डेट फिक्स करें और वो वाले कोई और डेट फिक्स करें, तो दोनों में मतभेद हो जाएगा। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो तिथि निश्चित कर सकता है, डेट फिक्स करके अधिवेशन को रोक सकता है। अब बात करते हैं सीनेट के पदाधिकारी की। देखिए, सीनेट में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरे उपाध्यक्ष। तो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सीनेट के अध्यक्ष होते हैं और जो प्रेसिडेंट प्रोटेम्पोर होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सीनेट के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। और अगर देखिए, जो प्रोटेम्पोर राष्ट्रपति होता है यानी प्रोटेम्पोर जो प्रेसिडेंट होता है वो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सीनेट के अध्यक्ष की हैसियत से काम कर सकता है। मगर अगर ये सीनेट में मौजूद नहीं है, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो अध्यक्ष होंगे वहाँ के, तो अगर ये मौजूद नहीं है तो प्रेसिडेंट प्रोटेम्पोर होगा वो अध्यक्ष की हैसियत से वहाँ पे काम कर सकता है। आइए अब पढ़ते हैं कांग्रेस के दूसरे सदन को, जो है प्रतिनिधि सभा। आई होप कि आप सीनेट के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे। मैंने पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया है एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो। आइए प्रतिनिधि सभा पढ़ते हैं। प्रतिनिधि सभा जो है वो कांग्रेस का लोकप्रिय सदन और निम्न सदन होता है। तो बात करते हैं प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्य होंगे। तो प्रतिनिधि सभा में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 435 होती है और प्रतिनिधि सभा में जो सीटें होती हैं उनका आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे कि आपने सीनेट में देखा कि जनसंख्या के आधार पर नहीं होता, हर राज्य से 2-2 आ जाते हैं प्रतिनिधि, जबकि प्रतिनिधि सभा में क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए अगर प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनना है तो पहली योग्यता ये है कि कम से कम वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब उसकी एज 25 अपर हो जानी चाहिए। दूसरी योग्यता है कि वो 7 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो, वहाँ का निवासी हो। तीसरी योग्यता है कि वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वो प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है, राज्य का भी निवासी होना ज़रूरी है। और वर्तमान समय में यह परंपरा बन गई है कि उम्मीदवार जो होगा, जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनना चाहता है, तो न केवल उस राज्य का वरन उस क्षेत्र का भी निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है, तो उसे उस क्षेत्र का भी निवासी होना ज़रूरी है। तो इसको क्या कहते हैं, स्थानीयता का नियम कहते हैं। जैसे आप लोग को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे हमारे भारत में अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो जो जहाँ से भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो उस जगह का एकदम निवासी भी हो, उस ज़िले का निवासी भी हो, ऐसा नहीं होता ना। वो दूसरी जगह का भी होता है मगर तभी वहाँ से लड़ता है चुनाव। जबकि प्रतिनिधि सभा का अगर सदस्य बनना हो अमेरिका में तो वो जहाँ से चुनाव लड़ रहा है उसे उस राज्य का निवासी तो होना ही है, बल्कि उस क्षेत्र का भी निवासी होना ज़रूरी है, उस ज़िले का समझिए निवासी होना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि प्रतिनिधि सभा का चुनाव कैसे होता है, कैसे मतलब वहाँ के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो देखिए, बिल्कुल हमारे भारत के लोकसभा के जैसे ही प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है।
जैसे भारतीय लोकसभा में आप देखेंगे वयस्क मताधिकार जो 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका है वो वोट देता है और लोकसभा के सदस्यों को चुनता है। तो ठीक उसी तरह प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी चुने जाते हैं, सेम टू सेम। अब बात करते हैं अधिवेशन की। तो प्रतिनिधि सभा का जो अधिवेशन होता है वो सीनेट के अधिवेशन के साथ ही प्रारंभ होता है, मतलब सीनेट का अधिवेशन हो या प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन हो वो साथ ही साथ शुरू होता है। बात करते हैं कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो 2 वर्ष का होता है। हमारे भारत में देखेंगे आप लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 2 साल का ही होता है, उसके बाद फिर इलेक्शन होता है। जबकि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जैसे हमारे भारत में राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से पूरा समझ गए होंगे कांग्रेस के जो 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा के बारे में सब कुछ। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जो आपकी 3rd वीडियो आएगी पार्ट 3 होगी यूनिट नंबर 6 की, उसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, उनकी शक्ति के बारे में देखेंगे अमेरिका के। तो ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमारे चैनल पे चल रही हैं, सबके पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।